We will start today's session. Happy Ram Navami to all of you. And आज का जो सेशन है that is on procrastination, कि कैसे हम procrastination को स्टॉप करें और कैसे हमारी लाइफ को हम अच्छे तरीके से विदाउट प्रोकास्टिनेशन इंजॉय करें, और हमारी लाइफ में जो हर्डल्स है बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन जो आते हैं उन्हें हम एक्सक्यूज ना देकर के एग्जीक्यूट कैसे करें। तो इसका पूरा प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। मैं आपको इसकी आउटलाइन बताता हूं, और प्रेजेंटेशन कल की ही तरह आज का भी हम इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए कि व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट। और जो मैं ये प्रेजेंटेशन दूं उसका पर्पस ये रहेगा कि आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसे आप आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट भी करें। तो जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूशन आएगा आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखना चालू कर देंगे। तो आज भी हम इंटरैक्टिव सेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड बताता जाऊंगा, और इसमें कुछ स्लाइड्स ऐसी रहेगी जिसमें मैं आपको कहूंगा कि आप अपने जो प्रोकास्टिनेशन है, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें आप लिखिएगा। ड्यूरिंग दी सेशन मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा, और एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराऊंगा जिसमें कि आपको ये देखना है कि आपके जो प्रोकास्टिनेशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। प्रोकास्टिनेशन का मतलब है कि हम चीजों को टालते हैं, कल पर या आगे करेंगे इस पर। तो मैं आपको लास्ट में एक विजुअलाइजेशन कराऊंगा जो मैंने पहले दिन करवाया था। आपको ये इमेजिन करना रहेगा कि वो प्रोकास्टिनेशन आप हटा रहे हैं, और विदाउट दैट प्रोकास्टिनेशन आप उस काम को बड़े इजीली कर रहे हैं। वो आपको इमेजिनेशन करना रहेगा मेरे उस विजुअलाइजेशन में। एंड दैट इज वेरी पावरफुल टेक्निक जो कि 1904 से यूज होती है। उस टेक्निक का नाम है स्विस। स्विस मतलब हाउ टू इम्प्रूव अवर सेल्फ इमेज, या हमारी जो अभी करंट सेल्फ इमेज है उसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो ये विजुअलाइजेशन हम एट द एंड ऑफ द सेशन करेंगे, एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अभी तक की जर्नी में हमने जो अनलेशिंग द पावर विद इन या अनलेशिंग द इनर पर्सोना हमने सेशंस किए। इसमें पहला सेशन था बिलीफ सिस्टम, सेकंड सेशन हमने किया पावर ऑफ वर्ड्स, आज हम कर रहे हैं प्रोकास्टिनेशन, एंड कमिंग 2 डेज हम करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब हमारे इस धरती पर आने का पर्पस क्या है, और हम पर्पस किस तरह से आइडेंटिफाई करें, हमारे जीवन के जीने का प्रोफेशनल पर्सनल किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें। और लास्ट सेशन जो रहेगा हमारी आउटकम मास्टरी, मतलब हम जो भी पर्पस हमने डिसाइड किया है उसको अचीव कैसे करें। और फिर मैं आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें कि आप आपके इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करें, किस तरह से कंपनियों को आइडेंटिफाई करें, किस तरह से आप अपना जो फ्यूचर है उसे कैसे ब्राइट करें। राइट फ्रेंड्स, सो वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन विथ slide. I will share with you just a minute. This slide is visible to all of you. I need one confirmation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। प्लीज पार्टिसिपेट, बिकॉज जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम प्रोकास्टिनेशन क्यों करते हैं, यहाँ मैंने एक पिक्चर दी है और जिसमें लिखा है कि हम प्रोकास्टिनेशन इसलिए करते हैं कि वी ऑलवेज हैव 2 थॉट्स फॉर वन थिंग, शुड आई डू दिस और नॉट। आप अगर एग्री करते हैं तो मुझे यस कीजिए, अगर डिसएग्री करते हैं तो नो कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। प्रोकास्टिनेशन इसलिए होता है कि
हमारे मन में दो थॉट्स रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम बोलते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और हम अलार्म भी लगाते हैं और वो अलार्म बजता है, लेकिन हमारा हाथ जाता है और उसे क्लोज कर देते हैं मॉर्निंग में और हम बोलते हैं कि 5 मिनट के बाद उठता हूँ, अभी 5 मिनट और सो लेता हूँ। तो ये दो थॉट आए। एक आया कि 5 मिनट के बाद उठ करके कर लेता हूँ, और आफ्टर 5 मिनट्स वो थॉट्स आता है कि छोड़ो ना, आज नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये थॉट्स हमारे अंदर आते हैं और वहीं से हमारा प्रोक्रास्टिनेशन चालू हो जाता है। यहाँ मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक लकड़हारा था जिसके 2 बेटे थे और वो बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लकड़हारे की एज हो रही थी और उसे अपनी दुकान का मालिक दोनों में से एक बेटे को बनाना था। अब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि दोनों में से कौन से बेटे दुकान पे जो काम करते हैं उसमें से कैलिबर किसके अंदर अच्छा है और कौन इस बिजनेस को आगे तक ले जा सकता है। तो डेली उसने एक काम किया और दोनों बेटों को बोला कि मैं 2 लकड़ी तुम्हारे लिए दुकान में रोज रखूंगा और 1 महीने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा लकड़ी का काउंट कितना है और ये लकड़ी मुझे घर पर चाहिएगी जब मैं तुम्हें इस दुकान का वारिस घोषित करूं। तो एक जो भाई था वो लकड़ी को, जैसे ही वो 2 लकड़ी इवनिंग होती थी उसमें से एक लकड़ी उठा करके घर ले जा करके रख देता था, और दूसरा जो भाई था वो बोलता था कि घर ले जाने की क्या जरूरत है, लकड़ी को यहीं रहने देता हूँ, कल फिर आऊंगा शॉप पे और कल लेकर के चला जाऊंगा। तो डेली ये रूटीन बनता गया और पहला जो बेटा है वो डेली लकड़ी ले जा करके घर पर रखता गया और दूसरा जो बेटा है वो इसी तरह से लकड़ी को वहीं अपनी दुकान में रख करके और डेली बोलता था कि आज ले जाने की क्या जरूरत है, जब पिताजी बोलेंगे आखिरी दिन तो मैं लकड़ी ले जा करके चला जाऊंगा। अब आया 30वां दिन और फादर ने सुबह कहा कि आज मैं डिसाइड करूंगा कि इस दुकान का अगला वारिस कौन रहेगा जो अच्छे से मेरे बाद इस दुकान को चलाएगा। अब पहला बेटा तो एज यूजुअल डेली की तरह उसे एक ही लकड़ी उठा करके शाम को घर जाना है और वो घर पहुंच गया और रेडी हो गया और फादर वेट कर रहे हैं सेकंड बेटे का। सेकंड बेटा परेशान हो गया, हैरान हो गया। अब उसकी 30 लकड़ी इकट्ठी हो गई, कैसे वो लेकर के जाए, परेशान हो गया। 30 लकड़ियों को अपने सिर पर उठाया क्योंकि उसे दुकान का वारिस तो बनना था। अब वो उठा करके थोड़ी ही दूर चल पाया और थोड़ी दूर चलने के बाद इतना भारी वजन उससे सहन नहीं हुआ और वो गिर गया और पसीना पसीना हो गया और वहां घर नहीं पहुंच पाया। घर पहुंच करके उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फादर से बोला कि सॉरी, मैं ये गलती नहीं करूंगा और जो पहला बेटा है वही एक्चुअल वारिस होने के लायक है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से क्या लर्निंग मिलती है? अगर मैं आप लोगों से एक सिंगल वर्ड में लर्निंग समझना चाहूं तो सर कंसिस्टेंसी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सर, हमें अगर सक्सेस अचीव करनी है तो 2 थॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ना है, एक थॉट पे ही अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर तो काम को टालना नहीं चाहिए। यस यस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? यस सर। मैं आए? यस सर। सर मैं आए? यस यस नितिन सर, यू आर ऑडिबल। सर, आज का जो काम है वो आज करना है, आज का काम कल पे टांगने लगे, कल का परसों पे, तो पाइल अप होता जाएगा। तो देन वन फाइन मॉर्निंग देयर विल बी अ बिग हीप जो होगा नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, ईट इन पीसेस। यस 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 यस, वेरी नाइस नितिन जी। यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, you have to eat one bite at a time. Very nice example, Nitin sir. Thank you so much for your kind input. तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें एग्जाम के लिए, हम क्या सोचते हैं कि हमें एग्जाम अगर हमारी 6 मंथ के बाद है या 1 साल के बाद है, जो भी सेमेस्टर वाइज आपका साइकिल रहता है, तो हम सोचते हैं कि एग्जाम की डेट आए उसके पहले हम पढ़ना चालू कर देंगे तो हमारा सारा कोर्स हम कवर कर लेंगे। बट मैं यहाँ आपसे कहूंगा कि आपको जैसे ही सेमेस्टर या जैसे ही लेक्चर खत्म हो, उसे नेक्स्ट डे या सेम डे आप कंप्लीट करके और उसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एग्जाम के लास्ट डेट जो बर्डन और जो परेशानी होगी वो सहन नहीं करना पड़ेगी।
तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि डू, जो भी आपका काम है उसे कंसिस्टेंसी से करने के साथ साथ उसे इमीडिएटली टू डू लिस्ट बनाएं और उस टू डू लिस्ट पे जिस दिन का जो काम है उसे कंप्लीट करें, राइट? तो वी विल मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि वी कैनॉट चेंज द लाइफ ऑफ पीपल बट वी कैन चेंज देयर माइंडसेट। मैंने जो पुराने एग्जाम्पल में आपको बताया कि हम लोगों के लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने अगर लोगों के माइंडसेट को चेंज कर दिया तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर लेंगे। और हमारा काम यही होना चाहिए कि वी शुड चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, ताकि वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करें और एक्सक्यूज से बाहर आ जाए, राइट? तो यहाँ पर मैं आज जो भी चीजें शेयर करूंगा, से नो टू एक्सक्यूजेस एंड स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस चार्ट में कुछ प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से आपका टॉप 3 प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड कौन सा है। Can anybody participate? There are so many words in these slides. तो आपका इसमें से टॉप 3 प्रोक्रास्टिनेशन कौन सा है वो आप लिख लीजिएगा। जब मैं लास्ट में विजुअलाइजेशन कराऊं तो आप उसे हटाते हुए देखिएगा और उस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकल करके आप एक नए युग को जन्म देंगे आज। तो कैन एनीबडी शेयर what are their 3 top procrastination habits या जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है? Can anybody voluntarily? किसी का नाम नोट नहीं होगा, we will नितिन सर को बोल देंगे। Yes. Delay and distraction. Great श्रुति जी, thank you. So can I? Yes. Postponing, avoiding and guilt. Great, thank you so much. आप ये लिख लीजिएगा, मैं आज आपको इनको निकालने का पूरा टेक्निक बताऊंगा। Anybody else? देखो, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आज प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आएगा। यस रविकांत। Postponing, focus and rest. Postponing, second. Focus, Yeah. risk. Okay, great. मतलब पोस्टपोनिंग होता है, रिस्क लेने से आप डरते हैं और फोकस नहीं आता है। वेरी गुड। Anybody else? Yes, sir. Habit, Yes. Sir, emotion, distraction, deadline. Yes. Emotion, Habit. distraction. habit. Okay, great. Thank you so much. Anybody else? Sir, denial tasks. Your voice is breaking. Sir, denial tasks and emotions. Okay. तो अब ये आप लोगों ने 3 वर्ड मुझे बताए, तो ऐसा क्यों होता है? Can anybody elaborate? Any one of you जिसने ये 3 टॉप उनके प्रोक्रास्टिनेशन बताए, तो कैन एनी वन ऑफ यू एलाबोरेट कि क्यों होता है ऐसा? सर, डिले इसलिए हो जाता है कि कई बार सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो सिलेबस के कारण कई बार डिले हो जाता है, वो एक टाइम डेडलाइन में नहीं हो पाता है, इस वजह से पोस्टपोन होता है, जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू, वेरी नाइसली एलाबोरेट, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं इसकी टेक्निक कुछ आगे बताऊंगा जिसके कि एक्शन पॉइंट्स रहेंगे, वो एक्शन पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो आपका ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और टाइमली आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो वो आप एग्जीक्यूट कर पाएंगी। जी सर, थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? सर, बिकॉज ऑफ स्टडी के साथ साथ जॉब वगैरह भी मैनेज करनी होती है, तो वो एक टास्क है, दोनों एक ही टाइम पे दोनों चीज को कंप्लीट करना एंड घर में भी थोड़ा देखना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके,
तो दीपिका जी, आपने जो बताया कि कहीं ना कहीं आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें वो मैनेज नहीं होता है, तो उसका मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और प्रायोरिटाइज करके छोटे छोटे चीज़ों को पहले अगर आप फिनिश करेंगे जिसमें कि टाइम आपका कम लगे, तो जो शॉर्ट टाइम में चीज़ें आप फिनिश कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें पाइल अप नहीं होगी, और आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू दीपिका जी फॉर शेयरिंग। एनीबडी एल्स? व्हाई? So sometimes we get so many thoughts at a one particular time, like different thoughts at a same time. So we get confused and we don't know what to do or not to do. Okay. And due to that, we distract sometimes because we think we need to focus on this. Then we think no, we need to focus on that. But at the end, we are not able to focus on both of them. Okay, Ruchi, very nicely elaborate your procrastination. आपने ये कहा कि थॉट्स इतने सारे आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग कैसे करूं, तो Yes, आपको sir. मल्टीटास्किंग जो है उसको किस तरह से सॉर्ट इट आउट करना है और उसको प्रायोरिटाइज करना है। वेरी नाइस रुचि, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? लास्ट वन, देन वी विल मूव अहेड। सर मेरा ये मानना है सर, डेडलाइन इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोक्रास्टिनेशन, क्योंकि अगर आपके पास डेडलाइन होती है सर, तो आपके पास कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो, आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेडलाइन नहीं है, तो अगर आपके पास एक पेज का भी काम है तो आप उसे पोस्टपोन करते जाएंगे जब तक आपके पास डेडलाइन नहीं आती है। और अगर आपके पास डेडलाइन है तो आपके पास कितना भी हैवी टास्क क्यों ना हो, आप उससे अंडर टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? सर अंकित नरमलकर। Ankit, we should clap for you. You rightly point out the procrastination reason. This is the one of the greatest technique. अगर आपके पास किसी भी चीज की डेडलाइन रहेगी तो उस काम को आप बिल्कुल उस डेडलाइन के पहले कंप्लीट करेंगे और आप एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम का एग्जांपल लेना चाहूंगा। अंकित, आपने जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बेस्ट एग्जांपल है सर, बिल्कुल। कि अगर अपने पास अगर मतलब एग्जाम का अगर अपने पास डेट्स आ जाती हैं तो सर अपन बिल्कुल पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर डेट्स नहीं आई है तो अपन बिल्कुल पढ़ना चालू नहीं करते सर। यस यस यस, आई डू एग्री विथ यू, इसीलिए मैंने कहा कि वी शुड क्लैप फॉर यू। आपने सही बिल्कुल बोलते ना कि तीर निशाने पर लगाया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि डेडलाइन अगर हमारी लाइफ में हम नहीं लेकर के आते हैं तो डेडलाइन नहीं रहेगी तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है जो पेन को लेना नहीं चाहता, हमेशा प्लेजर की तरफ भागता है। तो एग्जाम की अगर डेट आती है तो हम इमीडिएटली पढ़ना चालू कर देते हैं। अगर मैं क्रिकेट की यहाँ बात करूं तो मैच में अगर 50 आवर्स है या 20 आवर्स है तो हमें पता है कि हमें इतने रन 20 आवर्स में ही बनाना है ना। तो वहां भी आप देखेंगे कि 2020 जो मैच होते हैं आईपीएल के या फिर 50 आवर्स के मैच होते हैं उसमें डेडलाइन क्लियर रहती है, तो हम चीजों को करते हैं। बट हमारी लाइफ में वो डेडलाइन हम डिसाइड नहीं करते हैं, अगर वो एक्सटर्नली डिसाइडेड होती है तो हम उसको फॉलो करते हैं। बट अंकित, हम ये सीखेंगे कि अगर बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर हमारे ऊपर आते हैं तो हम डेडलाइन मीट करते हैं, लेकिन हम इंटरनल कोई डेडलाइन डिसाइड करते हैं तो उसे हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। डू यू एग्री? यस सर। तो आज हम उसी को बिल्कुल सर। यस यस यस, thank you so much for your participation. Hope you are enjoying this interaction, ताकि हम क्या डिटेल में डिस्कशन करके एंड देन एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें आज के बाद प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। ओके, यू आर एंजॉयिंग? यस सर, बिल्कुल सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस सर, वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो एक्सक्यूज बिहाइंड द प्रोक्रास्टिनेशन, मैं कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखूंगा, जो वो पुराने वर्ड्स थे वो तो है ही, उसके अलावा एक हमें प्रॉब्लम होती है फियर ऑफ फेलियर, लेजीनेस, लैक ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। हम चीजों को सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं और हम फिर बाद में पछताते हैं। देन सेल्फ डिसिप्लिन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहां पर हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पर आपको विराट कोहली जी का एग्जांपल देना चाहूंगा कि विराट कोहली जी कैप्टन बनने के पहले आप देखेंगे तो उनकी हेल्थ ज्यादा हो गई थी,
और कहीं कहीं कुछ मैचेस में उन्हें टीम में से बाहर भी रहना पड़ा था। तो उनको ये, जब उनको टीम से बाहर किया गया तब जाकर के उन्होंने रियलाइज किया कि मेरा जो सेल्फ डिसिप्लिन है, मेरी जो ईटिंग हैबिट्स है, उसके कारण मेरी एनर्जी नहीं आ पा रही है और मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे टीम से बाहर किया गया। एंड यू नो फ्रेंड्स, द मोमेंट उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज से मैं डिसिप्लिन तरीके से रहूंगा और अपना पूरा जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करूंगा और मेरी एनर्जी को बरकरार रखूंगा, तो फ्रेंड्स द डे ही डिसाइडेड, यू नो, हिज परफॉर्मेंस, नाउ ही इज द वन ऑफ द फिटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। एंड आप देखें कि उनकी लास्ट 3 इयर्स से फिटनेस बिल्कुल बरकरार है, और आप देखें कि उनका हर मैच में परफॉर्मेंस हमेशा एलिवेटेड ही रहता है। मतलब वो किसी भी मैच में ये सोच करके नहीं जाते कि इस मैच में मुझे 100 रन नहीं बनाना है, और वो यही सोच करके जाते कि इस मैच में मैं आउट नहीं होऊंगा। तो आप देखें कि वो एलिवेटेड परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। तो एक चीज को उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर के आए और सेल्फ कमिटमेंट किया, तो आप देखिए कि उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए, है ना। ही इज आल्सो प्राउड फादर नाउ। जो ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है फ्रेंड्स, वी ऑलवेज ब्लेम लक, एज, हेल्थ और अदर्स। ये प्रोकास्टिनेशन में बहुत बड़ा पॉइंट है, जो आम कॉमन मैन है वो मेनली यूज करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम इमीडिएटली क्या बोलते हैं कि मेरा तो लक खराब है और उस बंदे का लक अच्छा है, और हम ये बोल करके वहां से प्रोकास्टिनेट करके हट जाते हैं। आपने ये चीज कहीं देखी है या सुनी है कि लोग ये वर्ड यूज करते हैं? यस सर। है ना? यस सर। तो द पावर ऑफ मैजिक बुक में, द पावर ऑफ मैजिक ऑफ योर थिंकिंग बिग की अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट दिया हुआ है कि हमेशा लोग लक को ब्लेम करके अपने आप को प्रोकास्टिनेशन के पीछे छिपा लेते हैं। सेकंड चीज, आप लोगों ने कितनी बार देखी है कि एज का प्रोकास्टिनेशन होता है? एनीबॉडी? यस सर, मतलब सर जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरी एज उस मतलब अभी मैं कुछ कर नहीं पाते तो बोलते हैं कि मेरी ज्यादा एज है, कुछ बोलते हैं मेरी कम एज है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बहाना बनाते हैं। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये एक बहुत बड़ा प्रोकास्टिनेशन है जो लोग अपने आप से या लोगों को बोलते हैं कि अभी तो मेरी एज ही नहीं है और अभी तो मैं कमाने के लायक ही नहीं हूँ, या अभी तो मैं किसी काम करने के लायक नहीं हूँ, अगर उनकी एज ज्यादा होती है। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि KFC जो स्टार्ट हुआ था ना, आफ्टर 60 उन्होंने चालू किया था KFC। यहाँ सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा रामदेव जी का। रामदेव जी की एज जो है वो 45 प्लस है, और उन्होंने उनकी जो जर्नी चालू की, यू कैन इमेजिन कि उनकी कंपनी जो पतंजलि है उसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ के ऊपर है। तो यहाँ एज बार नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अभी तो मेरी एज ही नहीं है, अभी मैं MBA कर लूं उसके बाद कुछ करूंगा। MBA करने के बाद वो सोचते हैं कि अभी तो मैं 6 महीने और रेस्ट कर लूं उसके बाद करूंगा, और वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को डिले करते हैं और पोस्टपोन करते हैं, और वो डिसीजन नहीं लेते हैं जो राइट डिसीजन एट राइट टाइम पर लेना चाहिए, वो डिसीजन नहीं लेते हैं और वो फिर हमेशा पछताते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है हेल्थ। कहीं ना कहीं लोग इसको बहुत अपनी लाइफ में लेकर के चलते हैं, और करंट सिनारियो में तो बहुत ज्यादा, कि अभी तो मेरी हेल्थ खराब है, जब मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मंडे से पढ़ाई चालू करूंगा। आप देखते होंगे ना, कभी कभी मुझे आलस आ रहा है और टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे फैटिकनेस लग रहा है, तो मैं मंडे से संडे रेस्ट करने के बाद पढ़ाई चालू करूंगा। तो हेल्थ का प्रोकास्टिनेशन कहाँ कहाँ होता है, या किस किस को ये रियल लग रहा है कि हेल्थ का भी प्रोकास्टिनेशन होता है? एनीबॉडी? होता है सर। यस सर, होता है। यस यस यस। तो मेनली जब अपन हेल्थ की ही बात करते हैं तभी सर हेल्थ का इशू आता है। स्पेशली जैसे अगर अपन अभी के सिनारियो की बात करें तो अभी हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, है ना, लेकिन वो खुद ही क्या बोलेगा, अरे यार गर्मी है, मैं बाहर नहीं जाता, मैं बाहर जाके क्या करूंगा। आप घर में भी रह के योगा कर सकते हैं या घर में रह के नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, लेकिन सब लोग हेल्थ की बात करते हैं कि हमें हेल्थ सुधारनी है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वही है कि हेल्थ को भी लेकर के हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं, एंड
लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम क्या करते हैं, अदर्स जो लोग हैं उनको लेकर के भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि यार उसने कर लिया, मैं ये नहीं कर सकता, या उसके अंदर वो टैलेंट है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो हम अदर्स को भी अपने ऊपर ला करके और प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, उसकी शेडो के बिहाइंड अपने आप को रख लेते हैं। तो ये चार चीजें। यस यस प्लीज Sir, मतलब I have one doubt. I'm not agree with this point related to health. I mean, I don't know. I mean, I want to know your opinion. कि how health is affect. I mean, if I'm not feeling well and my mind is not so capable, I know my capability. I mean, मुझे पता है मैं 100% कर सकती हूँ जब मैं ठीक हूँ, मेरा माइंड, क्योंकि हमारी हर चीज़ को रेस्ट की नीड है, प्रॉपर नीड है। अगर हम उसको मतलब करते रहेंगे उन्हें विदाउट एनी रेस्ट, तो वो चीज़ हमें उतना आउटपुट नहीं देगी जितना उस चीज़ को देना चाहिए। आई डू एग्री श्रुति। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती है और वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ। जिनको जेन्युइनली अगर कुछ प्रॉब्लम है या जिनको हेल्थ रिलेटेड जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है, दे शुड टेक रेस्ट एंड डू देयर परफॉर्मेंस। बट कुछ लोग क्या रहते हैं कि वो हेल्थ के पीछे अपने आप को रख करके और दे वांट टू एंजॉय दैट प्लेजर। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ है ना। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर जब अपने करियर के यंग एज में थे तो उन्होंने मतलब पूरे 12 महीने कभी भी हो, कैसा भी हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, वो 5 बजे आचरेकर साहब के पास पहुंच जाते थे। अगर बारिश है तो वो इंडोर स्टेडियम में पहुंच जाते थे, अगर गर्मी है तो वो भी ग्राउंड में पहुंच जाते थे। वहीं उनके जो क्लोज मित्र थे विनोद कांबली, वो नहीं पहुंचते थे। वो क्या एक्सक्यूज देते थे कि आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, आज बारिश बहुत है, आज गर्मी बहुत है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ मैं आपको एक जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूँ। और आज आप देखिए कि वो कंसिस्टेंसी और वो एक्सक्यूज जो है, कभी कभी तो तेंदुलकर जी को 100 फीवर भी होता था, फिर भी वो 5 o'clock वहां पहुंच जाते थे। तो देखिए कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन उतना स्ट्रांग था। तो आज देखिए तेंदुलकर एक वर्ल्ड के महान क्रिकेट प्लेयर हैं और वहीं विनोद कांबली जी को आप देखिए कि वो कहां पर है। तो मैं श्रुति यहाँ ये कहना चाहता था कि हेल्थ अगर आपकी जेन्युइनली प्रॉब्लम है, यू शुड टेक रेस्ट। बट बहुत सारे लोग हेल्थ का बहाना बना करके उस काम को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। यस सर, श्योर। ओके, थैंक यू। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग यूज करते हैं और लोगों को कंपेयर करके अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे लेकर के जाते हैं। देन आई डोंट हैव मनी और रिसोर्सेस, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि रामदेव जी के पास कहीं से भी मनी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन और उस इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं था। उनके पास क्या थी, एक स्किल थी, दैट इज योगा। और उस स्किल से उन्होंने क्या किया था, अपने आप को ठीक किया था। एक नाक से सांस लो और दूसरी नाक से छोड़ो, एंड ही हैज बिकम अ मिलेनियर। तो आपके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, अगर आप एक्सक्यूज देते हैं तो आप आपकी जर्नी में डिले करेंगे और प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। आपको वहां पर आपकी स्किल देखना है और उस स्किल को कैसे एनहांस करें ताकि लोग आपके लिए मनी और रिसोर्सेस क्रिएट करें। राइट? आई थिंक डू यू एग्री ऑन दिस? एंड सेल्फ डेप्रिकेशन, नेगेटिव थाई सेल्फ। सेल्फ डेप्रिकेशन का मतलब होता है कि हम आत्म निंदा करते हैं और हम अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें कि हम 95% जो अपने आप से बात करते हैं उसमें हम अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं और सेल्फ डेप्रिकेशन में चले जाते हैं, आत्मनिंदनीय हो जाते हैं। और यहाँ से हमारी जो नेगेटिव स्टेट है चालू होती है और यहाँ से हमें गिल्ट फील होना चालू हो जाता है। तो दीज आर दी एक्सक्यूज बिहाइंड प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन फ्रेंड्स, सक्सेस बिहाइंड प्रोक्रास्टिनेशन आप देखना चाहेंगे? ये दो तस्वीर किन लोगों की हैं? कैन एनीबॉडी से द नेम? नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। इन लोगों की जर्नी कब चालू हुई?
90s में 90s में चालू हुई। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो जर्नी है, दोनों की जो जर्नी है आफ्टर 40 इयर्स चालू हुई। बट क्या उन्होंने प्रोकास्टिनेट किया? दे आर कंसिस्टेंट और उनकी जर्नी कंटिन्यू रखी और उन्होंने प्रोकास्टिनेशन नहीं किया। क्या ये लोगों का बैकग्राउंड अच्छा था? क्या ये किसी स्टार के यहाँ से उनकी परिवार से थे? नो सर, ये स्टार किड भी नहीं थे। ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो सिक्योरिटी मतलब ऑफिसर का भी काम किया है और रातों रात वो मतलब सड़कों पर सोए हैं। वैसे ही पंकज त्रिपाठी जी ने भी अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है और आज की डेट में आप देखिए कि ये दोनों वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्टर ऑफ बॉलीवुड है ना। Yes, अमिताभ sir. बच्चन जी को तो आप कौन नहीं जानता है। एट द एज ऑफ 73 ही इज स्टिल यंग, दिलों की धड़कन है। आज भी अगर संडे को घर से बाहर आते हैं तो आप देखेंगे कि क्राउड उनके घर के बाहर रहता है। क्या इन्होंने प्रोकास्टिनेशन किया एट द एज ऑफ 73? नो सर। है ना। जबकि इन्होंने अपनी लाइफ में एक डिप भी देखा जब इन्होंने ABCL लॉन्च की थी और ये बैंकरप्ट हो गए थे। तो इन्होंने क्या चीज रखी? अपनी जो स्किल थी उसको जिंदा रखा, अपनी विल को जिंदा रखा और वहां से इनका टर्निंग पॉइंट चालू हुआ जब इन्होंने KBC में अपने आप को जो छोटे पर्दे पर लेकर के आए और वहां से इनकी जर्नी चालू हुई और इन्होंने अपने सारे कर्ज चुकाए और कर्ज चुका करके आज ये वन ऑफ दी, इस एज में भी इनके पास बहुत सारे काम हैं जो कि बहुत सारे इनके अगर आप देखें एक्टर है, इनके समकक्ष जो एक्टर हैं वो या तो काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनको हेल्थ का इशू है। हेल्थ का इशू इन्हें भी है लेकिन उससे भी फाइट करके ये कंटिन्यूस काम करते हैं एंड स्टिल ही इज वर्किंग एट द एज ऑफ 73, है ना। एंड फोर्थ नेम जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं हरिद्वार में रहा हूँ फ्रेंड्स। 2006 में मैंने हरिद्वार में इनका आश्रम देखा है। ये हरिद्वार में साइकिल पर दवाइयां बेचते थे आयुर्वेदिक और योगा करवाते थे। वहां से इनकी जर्नी में देख कर गया, मैं इनके आश्रम में भी गया था। एंड नाउ सी टुडे ये क्या है। नेक्स्ट इज सचिन तेंदुलकर। जो मैंने एग्जांपल आपको दिया आचरेकर का साहब का, वो इनका कमिटमेंट डेडिकेशन है जो इन्हें आज यहाँ पर लेकर के आया है। ये मैगी के बारे में किसी को पता है? जब पतंजलि आया था तो मैगी के साथ क्या हुआ था? कैन एनीबडी रिकॉल? लेड ऑस्ट्रेलियन कंपनी का नेस्कैफे का जो था वो लेड इसमें पाए गए थे, जिस वजह से बताया गया था कि व्यक्ति को मेंटल डिसेबिलिटी जैसी डिसीज फेस करनी पड़ सकती। यस यस। तो क्या उस एपिसोड के बाद इन्होंने पूरा प्रोकास्टिनेशन किया? क्या इनके एम्प्लॉय ने, कंपनी ने प्रोकास्टिनेशन किया कि यार हमारा तो पूरा ये ब्रांड खराब हो गया है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम इंडिया? आज सिचुएशन क्या है पता है? नो सर। एपिसोड के बाद मैगी इज हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन दैट कैटेगरी और उसके बाद इन्होंने नए नए इन्वेंशन करके आटा मैगी और बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स लॉन्च किए और ये आज की डेट में पायनियर हो गया है उस फील्ड में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट KFC। एज का कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं किया। तो होप यू आर कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। Yes, sir. You are connecting and you are enjoying. Yes sir. Yes, sir. It is related और you are enjoying ना? कहीं भी Yes. ऐसा लगे कि we are deviating from the topic, you can pitch on in between. So we can add more lucrative topics और कुछ events उसमें add करते जाएंगे हम। Should we move ahead? Yes sir. Yes, sir. तो आप ये बताइए, आप में से न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितने लोग रहते हैं? सारे लोग लेते हैं? No, sir. कितने लोग लेते हैं कि नया साल आएगा तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, मैं नए साल में एक्सरसाइज करूंगा, मैं फैमिली के लिए बहुत ज्यादा टाइम दूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा और मैं नए साल में अपने आप को ऑर्गेनाइज करूंगा? बहुत सारे लोग लेते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। लेकिन क्या आपको मालूम है कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? कैन यू बिलीव?
सो डिपेंड्स कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसकी हैबिट्स क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो 100% वो फॉलो करेगा, और वो थोड़ा भी नेगेटिव है तो उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। डिपेंड्स करता है कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है ओके, फॉलो करने के लिए। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसमें एक सर्वे हुआ था जिसका कि मैं डिटेलिंग शेयर करूंगा आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। बट होता क्या है कि जो भी हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, जब वो राइट साइड में आप देखिए इस पिज्जा में ऐसे पूरी तरह से सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, 4 या 5 जो मैंने उसमें बताए। बट जैसे जैसे फरवरी या मार्च आता है, उनके जो जो रेजोल्यूशन है वो इस तरह से टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाते हैं और किसी भी एक रेजोल्यूशन की तरफ वो आगे नहीं बढ़ते। उसका रिजल्ट जो रहता है वो ये है, देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल, टेक रेजोल्यूशन बट नॉट एक्ट। ये कैटेगरी 70% लोगों में पाई गई है कि वो जो भी नए साल में रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी या मार्च आता है वो अपने रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है कि वो फॉलो करते हैं, लेकिन आफ्टर 4 या 5 मंथ के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। एंड ओनली 10% पीपल जो 1 तारीख को रेजोल्यूशन लेते हैं वो पूरी तरह से अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं और उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। डू यू एग्री ऑन दिस? यस सर। यस सर। आर यू रिलेटिंग योरसेल्फ? मुझे लगता है सर 10% भी ज्यादा है सर वैसे। देखो क्या 10% नहीं रखूंगा तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो क्या है, लेकिन हाइपोथेटिकल अगर हम देखें तो 10% लोग तो करते हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। यस सर। है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी लाइफ है ना, उसको हम किस तरह से जीते हैं पता है? बॉम्बे में अगर किसी ने ट्रेवल किया हो तो जो बॉम्बे की ट्रेन रहती है ना, तो ट्रेन में हम गेट पर खड़े हो जाते हैं तो लोग धक्का दे करके एंट्री करते हैं और जैसे ही हमारा उतरने का स्टेशन आता है लोग हमें पुश करके उतार देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 90% जो लोग हैं उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही, दे आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। मतलब उन्हें जिंदगी में कोई डायरेक्शन क्लियर ही नहीं रहता कि उन्हें आज करना क्या है। और ये मैं आपको कल बताऊंगा कि उन्हें यही नहीं पता है कि उनके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जीने का पर्पस ही क्या है। मतलब बॉम्बे की ट्रेन की तरह उनका जीवन चलता रहता है। तो डू यू एग्री ऑन दिस? यस सर। यस। अभी तक की जो जर्नी है, जिन जिन लोगों ने 10% कैटेगरी में अपनी जर्नी को फॉलो किया है वो अभी अपनी जर्नी के बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। बट जिन लोगों ने 90% कैटेगरी में अपने जीवन को अभी तक जिया है, सिंस चाइल्डहुड में बात कर रहा हूं, वो अपनी जर्नी में आगे भी इसी तरह से जीते जाएंगे। आर यू रिलेटिंग योरसेल्फ? इट्स मेकिंग सेंस? Yes sir. Yes sir. Okay, okay. So we will move ahead. So what do you want in life, pain or pleasure? जीवन में हम क्या चाहते हैं? प्लेजर। Okay. Anybody else? Sir, pain with pleasure. मतलब आप ये चाहते हैं कि आपको प्लेजर भी मिले लेकिन पेन होता रहे? Is सर it पेन possible? मिलता है तभी प्लेजर मिलता है। जब तक हमें तकलीफ नहीं होगी, जब तक हमें उस चीज का एक्चुअल वैल्यू समझ नहीं आएगा, हम उसे चाहकर भी अचीव नहीं कर पाएंगे, इन माय ओपिनियन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। मैं यहाँ पर आपको हमारी जो आर्मी है उसका एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी तो कोई वो होते नहीं है, वॉर वगैरह नहीं हो रहे, लेकिन उन्हें क्या रहता है पता है? डेली उनका एक साइकिल रहता है, डेली उन्हें गोरिल्ला वार करने की प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि क्या होता है कि जब एक्चुअल में वार हो तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं आती है। तो उन्हें क्या होता है कि प्लेजर में न रख करके उन्हें पेन हमेशा दिया जाता है, ताकि जब एक्चुअल वार हो तो उन्हें पेन नहीं हो, है ना? बोलते ना कि अगर आपने शांति के समय पसीना बहा दिया तो जब एक्चुअल युद्ध होगा तो आपका खून नहीं बहेगा। इफ यू स्वेट इन योर पीस टाइम, या आपका जब शांति का पीरियड था, जब आपने मेहनत कर ली, तो जब आपकी एग्जाम आएगी ना, जब आपको ब्लड नहीं बहाना पड़ेगा या आपको पेन नहीं होगा। आर यू कनेक्टिंग? यस सर। ओके, तो यहाँ पर पेन और प्लेजर ये कि हम हमारी लाइफ में हमेशा प्लेजर चाहते हैं, बट देयर इज नो
गेन विदाउट पेन। हमें पेन लेना रहेगा, लेकिन उसकी जर्नी हमें चालू करना रहेगी। अगर हमने जर्नी चालू कर दी तो वो प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट इफ यू कंटिन्यू विद दिस प्रोक्रास्टिनेशन, व्हाट आर योर पेन्स? अगर आप लोगों ने जो इनिशियल में 3 प्रोक्रास्टिनेशन लिखे, अगर उनको आप कंटिन्यू करते रहे तो आपके पेन क्या क्या होंगे, कभी आपने इमेजिन किया है? एनीबॉडी? अनसक्सेसफुल। यस। तो अगर आपने जो इनिशियल में 3 प्रोक्रास्टिनेशन बताए हैं, अगर वो आपने कंटिन्यू करते रहे तो आपको क्या रहेगा? प्रोक्रास्टिनेशन कंटिन्यू रहेगा और आप आपकी लाइफ में पेन अचीव करते जाएंगे। लेकिन अगर आपने व्हाट इफ यू ओवरकम विद दोस प्रोक्रास्टिनेशन, व्हाट आर योर गेन और प्लेजर? अगर आपने उन प्रोक्रास्टिनेशन को हटा दिया तो आप किस तरह से आपकी लाइफ में अचीव कर पाएंगे आप जो चाहते हैं? करेक्ट? तो नो गेन विदाउट पेन, नो पेन नो गेन, ये थ्योरी हमेशा काम करती है और आपको हमेशा मेहनत करना रहेगी। इस पिक्चर को देख करके क्या लग रहा है? कंसिस्टेंसी। ओके। ट्राई करना बार बार। ओके। एनीबॉडी एल्स? Moving towards the perfection. Yes. Hope, sir. Okay. Practice makes a man perfect. आप ध्यान से इस तस्वीर को देखिए और मैंने क्या लिखा है? We want to become the procrastinist, the perfectionist. आप देखिए उसने पहला सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, तीसरा सर्कल बनाया, चौथा सर्कल बनाया और 5वां सर्कल बनाने के बाद भी वो क्या बोल रहा है? आई नीड इट टू बी परफेक्ट। तो हम हमारी लाइफ में क्या करते हैं कि अभी तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लूं, उसके बाद नौकरी करूंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा और सो लूं, उसके बाद पढ़ाई चालू करूंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा और सो लूं, उसके बाद कल से एक्सरसाइज चालू करूंगा, है ना? या फिर हमने कुछ काम शुरुआत किया है लेकिन हमें लगता है कि उस काम में हमें परफेक्शन अभी नहीं लग रहा है, तो मैं इसके बाद चालू करूंगा वो काम। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक YouTube जो वीडियो बनाना रहता है उसमें हमेशा इंसान ये सोचता है कि अभी तो मैं और परफेक्शनिस्ट हो जाऊं, उसके बाद YouTube बनाऊंगा, मुझे इसमें म्यूजिक ऐड करना आ जाए तो YouTube वीडियो बनाऊंगा। और वैसे करते करते वो क्या करता है कि उसकी जर्नी को शुरुआत ही नहीं करता है। तो ऐसा कहीं रियल लाइफ में आपके साथ हो रहा है अभी कि आप अभी भी चाह रहे हैं कि मैं और परफेक्ट हो जाऊं, अभी और परफेक्ट हो जाऊं, उसके बाद ये काम को मैं चालू करूंगा। ऐसा किसी की लाइफ में हो रहा है? यस सचिन? तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी जर्नी आपको चालू करना हो तो आप परफेक्शन की तरफ ना जाएं, परफेक्शन से आगे बढ़ें और जितना आपने सीखा है उससे आप एग्जीक्यूट करना चालू करें। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मेरी गलती थी और इसको मैं करेक्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो डोंट वांट टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट बनने के बजाय आप जर्नी में आगे बढ़ें और उसको डिले ना करें अपनी जर्नी को कि अभी और मैं सीख जाऊं, इसके बाद ये काम करूंगा। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम चाहते हैं कि मैं परफेक्ट बन जाऊं, उसके बाद ये काम चालू करूंगा। तो उस जर्नी में आप आपकी जो ग्रोथ है उसे डिले करेंगे। तो व्हाट यू वांट टू इन लाइफ, दैट इज यू वांट टू मूव अवे या मूव फॉरवर्ड। हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या भागना चाहते हैं। तो दो जो वी शेप है जहां पर आप खड़े हुए हैं आपकी लाइफ की जर्नी में, आप जैसे ही पेन देखेंगे तो आप पेन से भागना चाहेंगे और आप प्लेजर ढूंढना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ये पेन की जर्नी आपने फॉलो कर ली तो आपकी लाइफ में जो आगे प्लेजर मिलना है वो मिलना चालू हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम पेन से क्यों भागते हैं? क्योंकि जो हमारी लाइफ में
हमने प्रॉब्लम या हमारी लाइफ में जो हमें पेन दिया है किसी चीज ने, उस प्रॉब्लम से या उस पेन से हम लर्निंग नहीं लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम आई है उसे अपने थंब मतलब ये राइट हैंड पर आप इमेजिन करें और सबसे पहले ये देखें कि ये थंब पर स्टेट अल्टर करें एंड व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है या प्रोक्रास्टिनेशन हुआ है जिससे आपकी जर्नी डिले हो रही है, तो आप आपके राइट हैंड के थंब पर देखिए कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सेकेंड, आपकी फर्स्ट फिंगर पर आप अपने आप को देखिए कि व्हाट इज स्टिल इम्परफेक्ट। पहले तो व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अभी अगर पेंडेमिक चल रहा है तो इस प्रॉब्लम से मैं क्या सीख ले सकता हूं। मैं अगर ट्रेडिशनली चाहूं कि पहले मुझे जिस तरह से जॉब मिल जाती थी, जिस तरह की मैं ट्रेडिशनल स्टडी कर रहा हूं, क्या मैं उसी तरह से करता रहा तो मुझे क्या अच्छी जॉब मिलेगी या मैं अच्छी तरह से अपने आप को स्टेबल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इससे लर्निंग क्या है, जो आज की सिचुएशन सिनेरियो है उससे आप लोगों ने क्या सीखा है। व्हाट इज स्टिल इम्परफेक्ट। अगर आपने आज की सिचुएशन से नहीं सीखा है तो आज की सिचुएशन से आपको ये सीखना जरूरी है कि आज की सिचुएशन में मैं गुजरात में सूरत में बैठ करके आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूं। क्या ये 1 साल पहले पॉसिबल हो पाता? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस और नो? नो सर। नो सर। यस। तो आज की जो ये प्रॉब्लम है इससे लर्निंग क्या मिली कि मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने अपने आप को डिजिटली अपग्रेडेशन में परफॉर्मेंस देना चालू किया और मैंने जो हमारा ट्रेडिशन था, जब फिजिकली हम जाकर के कॉलेजेस में सेमिनार्स दिया करते थे, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ और नाउ आई कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई वी एंड यू आर कनेक्टेड। तो पहला क्या हुआ कि लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। आज के पेंडेमिक प्रॉब्लम से हमने सीखा कि हमें अपने आप को डिजिटली भी अपग्रेड करना है, हमारी स्किल्स को बढ़ाना है, ट्रेडिशनल वे में हम काम नहीं कर सकते। व्हाट इज स्टिल इम्परफेक्ट। अगर आपने आपकी बिलीफ सिस्टम को यही रखा है कि अगले 1 साल तक ये सिचुएशन रहेगी और उसके बाद में अपने आप को अपग्रेड करूंगा, तो क्या करेंगे आप? आपकी जर्नी में डिले हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है व्हाट आई शुड और नीड टू डू कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। मैंने क्या किया, इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया। आप देखिए कि मैं जूम के सेशन सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने क्या किया, इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। जीवन में आपको कोई भी काम करना है तो चीजों को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो वो चीजें आपको आगे ले जाएगी। द मोमेंट आपने कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया, चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। आप अगर ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन 1 साल के बाद ठीक होगी, उसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी और मैं करियर में आगे बढ़ूंगा, तो ये आपकी दीवा सपने हैं, आपके डे ड्रीम है, इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना रहेगा। एंड व्हाट शुड आई डू टू एग्री द प्रॉब्लम। आपको ये आपका करंट, अभी का करंट सिनेरियो से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि यस आई एग्री एंड ये जो सिचुएशन है ये एक दिन की नहीं है, ये अब फ्यूचर में भी रहेगी एंड वी हैव टू लीव दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू लीव विद दिस प्रॉब्लम विद अ सॉल्यूशन माइंडसेट। एंड हाउ टू एंजॉय व्हाइल एक्सपीरियंसेस डूज एंड डोंट। मतलब ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू रही तो मैं इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे एंजॉयमेंट फील करूं, अपनी जर्नी को कैसे चालू रखूं, ताकि मैं अपने काम को करता रहूं और जो काम मुझे नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मुझे फिजिकली मूवमेंट नहीं करना है, वो मैं कंटिन्यू करूं। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड वेरी वेल। यस सर। आर यू रिलेटिंग योरसेल्फ? यस सर। या किसी भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। ये हाथ में हमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की आती है तो उसे हम व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज स्टिल इम्परफेक्ट, मेरे अंदर अभी भी इम्परफेक्ट क्या है, व्हाट आई शुड नीड डू कंट्रोल ऑन दिस सिचुएशन, व्हाट शुड आई डू टू एग्री दिस प्रॉब्लम एंड हाउ आई विल एंजॉय बाय डूइंग डूज एंड डोंट। होप दिस इज क्लियर। यस सर। ओके, तो ये आपकी लाइफ में आप जर्नी को, आज का जो सिचुएशन है
उसे रख करके देखें और अपनी लाइफ को अभी से ही चेंज करना चालू करें, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेडिशनल वे में काम नहीं होंगे. देयर शुड बी अ लॉट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड, जिससे कि आप आपकी लाइफ में जर्नी में एक आम आदमी से खास आदमी की कैटेगरी में आ जाएंगे. राइट? अगर आपने इस तरह से प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया एंड आपने उसे अपने तरीके से मैनेज कर लिया, तो आपकी लाइफ से पेन चले जाएंगे. यू विन एंड यू एंजॉय द प्लेजर, है ना? तो आपने क्या किया कि इस सिचुएशन में मैंने आपको जो बताया कि मैंने अपने आप को चेंज किया. मैंने लोगों की बातों को सुना कि अश्विन इस तरह से अगर तुझे काम करना है तो इस तरह से यू कैन नॉट कंटिन्यू, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन करीब रहेगी कंटिन्यू अगले 1 साल तक. हमने सोचा था कि ये 1 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई. तो मैंने लोगों की बातों को बड़े सीरियसली लिया. मैंने नई नई स्किल लर्न की, कैसे मेरे ऑनलाइन कोर्स बनाना है, कैसे जूम पे मुझे क्लास देना है, कैसे व्हाइट बोर्ड का उपयोग करना है. ये सारी स्किल मैंने लास्ट 6 मंथ में लर्न की. ये मुझे नहीं आती थी. जूम क्या था ये हमें नहीं मालूम था. और आज मैं अपनी जर्नी में ग्रो कर रहा हूं और मैं अपनी जर्नी में विन कर रहा हूं. तो आपको भी ये जो है सिचुएशन, जो ये पिरामिड है, ये पिरामिड अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आपकी लाइफ में भी जीतेंगे और आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा और आप किसी भी तरह का प्रोक्रास्टिनेशन अपनी लाइफ में नहीं करेंगे. ये फोटो देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये कैटरपिलर का फोटो है. एनीबडी रिलेट? कैटरपिलर पता है क्या है? Anyone? ये अभी अपने कुकून से बाहर निकल चुका है. यस यस यस. बट कैटरपिलर जो रहते हैं वो बटरफ्लाई बनते हैं. ओके. बट डू यू नो कितने परसेंटेज कैटरपिलर जो रहते हैं वो बटरफ्लाई में अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं? एनीबडी? 2 to 3%. अरे वेरी ट्रू. व्हाट्स योर नेम? सर श्रुति रावत. Shruti, I should clap for you. Thank you so much. You are absolutely awesome. Okay. Thank Very you, nice answer. Only 2% caterpillars can unleash the uniqueness within and they become butterfly. तो जो रेशियो है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 98% जो लोग हैं उन पर जो राज करते हैं वो 2% लोग होते हैं. और वो यहाँ पर हमारा जो नेचर है वो भी बता रहा है कि आउट ऑफ 100%, 98% caterpillar will not convert themselves as a butterfly. वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. वो उतना पेन नहीं लेते हैं, क्योंकि इस जर्नी में जो रहता है वो पेन बहुत होता है. उस पेन को वो लेते नहीं है और वो अपनी जिंदगी में जो बटरफ्लाई इफेक्ट है उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर 2% जो लोग हैं उस कैटेगरी में अगर आपको अपने आप को फॉल करना है तो आपको इस कैटेगरी में फॉल करना रहेगा जहां पर कि आपको बटरफ्लाई इफेक्ट आप आपकी लाइफ में एंजॉय कर पाए. तो यहां पर व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन में आपको बताना चाहूंगा, थिंग्स आई शुड डू, मतलब जो काम मुझे करना चाहिए. थिंग्स आई वुड लाइक टू डू, जो काम मैं चाहता हूं करना. बट थिंग्स आई डू व्हेन आई एम प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब जो काम मैं करता हूं उस समय या जो काम मुझे करना है उस समय में प्रोक्रास्टिनेशन करता हूं. ये एक प्रोक्रास्टिनेशन का बहुत बड़ा रीजन है कि हम जो काम करना है जिस समय, उस काम को हम टालते हैं और उस काम को उस समय नहीं करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन करके आगे बढ़ जाते हैं. तो दिस इज द साइकिल. प्रोक्रास्टिनेशन की जो साइकिल है उसमें हम फील गिल्ट में आते हैं, पैनिक हो जाते हैं और जब पैनिक होते हैं तो हम एक्सक्यूज देते हैं. कैन एनीबडी रिलेट विद दिस साइकिल? क्या यही साइकिल काम करती है प्रोक्रास्टिनेशन में कि एनीथिंग एल्स? यस सर. है ना? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज है, अगर मैं यहाँ पर सुबह उठने का एग्जांपल लेता हूं, तो हम अगर सुबह उठ नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे हमें गिल्ट होता है, फिर हम पैनिक होते हैं कि यार आज मैंने गलती कर दी, और फिर हम एक्सक्यूज देते हैं कि आज मैं उठ नहीं पाया था क्योंकि मुझे थोड़ा बॉडी एक हो रहा था.
और हम उसको प्रोकास्टिनेट करते हैं। वैसे ही हम स्टडी में भी ऐसा ही करते हैं कि आज मैं पढ़ नहीं पाया, फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे हमें थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, फिर हम पैनिकनेस में जाते हैं और उसके बाद हम एक्सक्यूज देना चालू कर देते हैं। तो ये एक साइकिल है जिसे हमें ब्रेक करना है। तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें? हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोकास्टिनेशन? तो जो काम आप कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग एंड आई शुड डू, ये आपका पावर है। इसे आप करते रहेंगे तो आप कभी भी प्रोकास्टिनेशन के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। सेकंड, व्हाट आई एम डूइंग आई शुड नॉट डू, योर इन्विटेशन टू योर प्रोकास्टिनेशन, मतलब ये थ्रेड रहेगा। जैसे कि यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूं और अगर मैंने स्टडी करना बंद कर दिया तो आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रोकास्टिनेशन को इनवाइट कर रहे हैं। अगर मैं डेली सुबह घूमने जा रहा हूं और मैंने आज से बंद कर दिया तो मैं प्रोकास्टिनेशन को इनवाइट कर रहा हूं, अपनी हेल्थ को मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। थर्ड थिंग, आई शुड डू, आई एम नॉट डूइंग। अगर आपको कोई काम करना है, मतलब आपको अगर ये MBA की जो एग्जाम है, जो प्रिपरेशन है, अगर आप अच्छे से करेंगे और अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को मिस करेंगे। ये आपको इमीडिएटली करना चाहिए, यू शुड डू। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ यहाँ पर अटक जाएगी और जो लोग इस चेन को फॉलो करेंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे। एंड थर्ड थिंग, आई एम नॉट डूइंग एंड आई शुड नॉट डू। कोई भी आपकी गलत हैबिट है और वो आप नहीं कर रहे हैं और वो आपको करना भी नहीं चाहिए, अगर आप इस साइकिल को फॉलो कर रहे हैं तो यू विल एंजॉय योर जर्नी, दैट इज योर विजडम, वो आपकी बुद्धिमत्ता रहेगी। होप दिस क्वाड्रेंट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, we should move ahead. So these are the 8 common reason why people procrastinate, है ना? Underestimating the, जो भी उनका सिचुएशन है उसको वो अंडरएस्टिमेट करते हैं। कि अगर आपकी एग्जाम आ रही है तो आप अंडरएस्टिमेट करेंगे कि यार एग्जाम तो क्या है, ये पेपर तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा और निकाल लूंगी, और वो क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं। और जब एग्जाम की डेट जो हमें इनिशियल अंकित ने बताई थी, उस डेडलाइन के नजदीक आने के बाद उनको पता लगता कि अरे बाप रे, मैंने तो ये अंडरएस्टिमेट कर दिया था, और वो कन्वर्ट हो जाती है ओवर एस्टिमेटिंग में कि अरे बाप रे, ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि चीजों को या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और प्रोकास्टिनेशन करना चालू कर देते हैं। सेकेंड, थर्ड चीज यहाँ पर क्या है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट पुअर होता है। इस टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से ठीक करें, मैं आपको एक चार्ट बनाने के लिए बोलूंगा, वो चार्ट आप बनाइएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। 4 चीजें, अनक्लियर अबाउट व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है ये मुझे क्लैरिटी नहीं है। 5th चीज ये है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट, आपको किसी काम को करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, एंड उस काम को करने में आपको मोटिवेशन ही क्रिएट नहीं हो रहा है, एंड कैनॉट सी वेयर दिस टास्क इज हेडिंग, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूं और मुझे कहाँ जाना है। और 8 जो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज वॉलंटरी डिलेइंग। क्या इसमें से कोई 1 या 2 चीज आप प्रोकास्टिनेशन फील कर रहे हैं? एनीबडी? एनीबडी एल्स? श्रुति, डू यू फील? Yes, sir. Okay, we'll move ahead. जी सर। तो चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन, मतलब हमें क्या रहता है कि चीजों को प्रोकास्टिनेशन से हटाने के लिए उन चीजों को हमें नाव में कन्वर्ट करना रहेगा। हम चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसमें क्या रहता है कि हम नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट ईयर ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं और ये चैलेंजेस हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं। तो इसमें हमें कैसे बाहर निकलना है, ये चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये चीजें आप शांति से बैठ करके इस सेशन के बाद लिख लीजिएगा और अपने अपने चैलेंजेस आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि क्या चैलेंज है जो मुझे प्रोकास्टिनेशन
करवा रहा है और मेरी जर्नी को रोक रहा है. थिंग्स यू आर बिजी विद दैट डोंट सर्व यू, है ना. आप ये देखिए कि आप जो भी दिन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे काम कर रहे हैं जिसमें कि आप बिजी है, सपोज आप फेसबुक पे सर्व कर रहे हैं या इंस्टा पे बिजी हैं या और कोई सोशल मीडिया पे बिजी है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो वो चीजें आप नोट डाउन कीजिए. आपके पूरे दिन के ऐसे टाइम स्टीलर निकालिए जिसमें वो आपके टाइम को किल कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिएगा. और अगर आपने इन पे काम चालू कर दिया तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन आज से ही खत्म हो जाएगा. 10 ऐसे टाइम किलर आप निकालिए, स्टीलर निकालिए जो आपके टाइम को किल कर रहे हैं. 10 थिंग्स यू वांट रियली लर्न, अचीव और मास्टर. ये पॉइंट्स जो एंथोनी रॉबिन है, टोनी रॉबिन्स, उनकी द अवेकन द जायंट विद इन, उसके पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं. ये बड़े किलर पॉइंट है. अगर आपने इन पॉइंट्स को लिख लिया तो आपकी लाइफ आज से ही चेंज होना चालू हो जाएगी. और एंथोनी रॉबिन्स ने ये उनके सेशंस में सारे पार्टिसिपेंट को कराया और आज देखिए कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच और ग्रेटेस्ट मेरे ख्याल से ट्रेनर है वर्ल्ड के, जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सिंस लास्ट 40 years. What you really want, write 20 benefits, high value for it. आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं उसके 20 बेनिफिट्स लिखिए. एंड राइट डाउन 4 एक्शन दैट यू नीड टू टेक बट यू आर पुटिंग ऑफ. आपको लाइफ में 4 ऐसे एक्शंस लिखना है जो आपको लेना चाहिए थे लेकिन आपने अभी तक नहीं लिए, आप उसे प्रोक्रास्टिनेट करते आ रहे हैं. होप ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए हैं, तो मैं आगे बढ़ूं. Yes, sir. Yes, sir. These are very important points. ये जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. मैंने उस बुक को पढ़ करके ये आपके लिए इजीली अवेलेबल करवा दिया है. सिर्फ आपको एक दिन बैठ करके 2 घंटे शांति से आप बैठ जाइएगा और ये चीजें लिखिएगा. दिस विल इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ और आप आपकी लाइफ से प्रोक्रास्टिनेशन हटा देंगे. होप दिस पॉइंट्स आर मेकिंग सेंस फॉर यू ऑल. यस सर. किसी को इसमें डाउट हो तो बताइए, मैं और क्लेरिफाई करूं. एनी डाउट? नो सर. ओके. देन व्हाई यू हैव नॉट टेकन एक्शन. मतलब जो मैंने 4 एक्शन लेने के लिए बोला है पिछली स्लाइड में, अभी तक आपने वो एक्शन क्यों नहीं लिया उसका भी आप जवाब ढूंढिए. और इन पास्ट व्हाट पेन हैव यू लिंक्ड टू टेक दिस एक्शन. मतलब पास्ट में ऐसा कौन सा पेन था जो आपको आया था और वो पेन अभी भी आप कैरी कर रहे हैं जिसके की कारण आप ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और अभी भी आप प्रोक्रास्टिनेशन क्रिएट कर रहे हैं. एंड व्हाट विल इट कॉस्ट इफ यू डोंट चेंज नाउ. अगर अभी भी आपने वो एक्शन नहीं लिए, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आपको क्या कॉस्ट बियर करना रहेगी. आपकी फैमिली फ्रंट पे, आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे, या आपके बिजनेस या आपके करियर फ्रंट पे. एंड हाउ डज दैट मेक यू फील. अगर आपने अभी तक वो नहीं किया तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, कैसे आप फील करेंगे अगर आपने आपके करियर में वो मुकाम हासिल नहीं किया. एंड व्हाट प्लेजर विल यू अचीव बाय टेकिंग एक्शन नाउ. अगर आपने वो एक्शंस ले लिए तो आप आपकी लाइफ में वो प्लेजर को कैसे एंजॉय करेंगे. अनिल कपूर उनकी एज में अभी भी अपने आप को यंग एनर्जेटिक फील करते हैं. आपने देखा जितेंद्र जी को आप देखिएगा, वो अपनी लाइफ में अभी भी यंग एनर्जेटिक है एट द एज ऑफ 70+ ईयर, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें कि उनकी हेल्थ आज भी वो यंग फील करते हैं और यंग है अपनी इस एज में भी. तो उन्होंने राइट टाइम पे एक्शंस लिए. होप यू नोट डाउन दिस पॉइंट्स आल्सो. यस सर. ओके, थैंक यू. तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो खत्म हो जाए. एंड इट्स नाउ और नेवर. तो मैं आप लोगों से
जो आगे के एक्शन पॉइंट्स बताऊंगा उसे आप आज से ही लेना आपकी लाइफ में चालू कर दीजिएगा, तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन पूरा खत्म हो जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू दी एक्शन पॉइंट्स। कैसे एक्शन आपको लेना है ताकि आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए। तो दीज आर दी स्टॉपर्स, मतलब आप कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप करें। तो आपको आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना रहेगा और उन डिस्ट्रैक्शन को छोड़ करके अपनी लाइफ को अलाइन करना रहेगा, जो पिछली 2 स्लाइड में मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट साइकिल बनाना रहेगा, जिसका कि एक एक्सेल है, वो मैं आपसे अगली स्लाइड में शेयर करूंगा। दूसरा आपको रहेगा कि आपके जितने भी जो नेगेटिव टॉक्स है या नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें आपको हटाना रहेगा। एंड मल्टीटास्किंग जो आपका रहेगा, उस मल्टीटास्किंग को आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना रहेगा और उसको क्रिएट करके आपकी एक टू डू लिस्ट बनाना रहेगी। वो टू डू लिस्ट जैसे ही आप बनाएंगे आपका प्रोक्रास्टिनेशन का चार्ट पूरा क्लियर होता जाएगा। देन ये आपको लॉगबुक एक बनाना रहेगी। अगर इस लॉगबुक को आपने फॉलो किया, पहले मैं इस लॉगबुक को आपको समझा देता हूं कि डे वाइज सपोज आज 21 है तो आपको ऊपर डेट लिखना है, और आप अगर मॉर्निंग में 6 o'clock उठते हैं तो 2-2 घंटे, आइडियली ये 1-1 घंटे का बनना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर योर कन्वीनियंसी इसको 2-2 घंटे का बना करके दिया है। तो आप इस टाइम लॉग में जब आप सुबह उठे तो 6 से 8 में आपने मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या एक्टिविटी करी है उसे आपको नोट डाउन करना है। इसमें मेजर एक्टिविटी आपको लिखना है और इस 2 घंटे में आपने क्या किया यहां आपको नोट डाउन करना है। देन आपने 8 से 10 में क्या किया, 10 से 12 में क्या किया, 12 से 2 में क्या किया, 2 से 4 में क्या किया, 4 से 6 में क्या किया, और वैसे जब आपका आप डे एंड करें तो आपके पास पूरा एक आपका टाइम लॉक टेबल फॉर द डे रेडी हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, कि आपको आपका दिन कैसे व्यतीत हो रहा है उसका पूरा आपको एट द एंड ऑफ द डे पता लगेगा कि हाउ आई स्पेंड माय एंटायर डे। और यहां से आप आपकी टाइम मैनेजमेंट मास्टरी, आपका शेड्यूलिंग, आपका टास्किंग और मल्टीटास्किंग को कैसे आप टू डू लिस्ट में कन्वर्ट करें, वो यहां से आपको विजिबिलिटी मिलेगी। और जैसे ही ये चार्ट आप एट द एंड ऑफ द डे देखें तो उसमें ये देखें कि आज के दिन में ऐसा मैंने कौन सा बहुत अच्छा काम किया है जिसपे कि मैं प्राउड फील करता हूं अपने आप के लिए। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आज एक कोई मोटिवेशन बुक पढ़ी है या मैंने आज कोई स्टडी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है जिस पर कि मैं प्राउड फील करता हूं। एंड सेकंड चीज आप ये देखिएगा कि ऐसा कौन सा मैंने काम किया था जिसपे कि मैं रिग्रेट फील करता हूं और वो मैं आने वाले समय में रिपीट नहीं करूंगा। सपोज आप बैठ करके फेसबुक पर या इंस्टा पर 2 घंटे आपने टाइम पास किया, तो वो आप एट द एंड ऑफ द डे डिफाइन कीजिए कि कल से मैं ये काम को नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये 2 घंटा इस एक्टिविटी ने किल किया है। अगर आपने ये चार्ट 100 डेज तक बना लिया तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप दुनिया के उन 2% लोगों में आ जाएंगे जिनके पास टाइम मैनेजमेंट मास्टरी रहती है और जो अपने टाइम को बड़े ही सही तरीके से यूज करते हैं। यहां मैं वॉरेन बफेट का आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। वो किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सामने वाले को सिर्फ 5 मिनट देते हैं। 5 मिनट में उसको अपना पूरा कंपनी का प्रोफाइल बताना रहता है और वो 5 मिनट में ही डिसाइड कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। तो इतना इंपॉर्टेंस इस टाइम मैनेजमेंट चार्ट का है। और वर्ल्ड के जो टॉप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो बड़े बड़े मुकेश अंबानी जी ले लीजिए, रतन टाटा ले लीजिए या कोई भी अपने प्रधानमंत्री ले लीजिए, उनका ये डे शेड्यूलिंग फिक्स रहता है और पूरा उनका प्लानर रेडी रहता है और उसके अकॉर्डिंगली ही उनके पूरे अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे चलते हैं। तो ये एक्सेल क्लियर है आप लोगों को? यस सर। एनी डाउट? नो सर।
विल इट हेल्पफुल? यस सर। कभी किसी ने इस तरह की एक्सेल बनाई है? सर कॉलेज टाइम में, आई मीन जब एमए से पहले कॉलेज में थे इंजीनियरिंग में, तब रूटीन पूरा ऐसे ही रहता था। ओके, लेकिन अभी छोड़ दिया है? यस सर, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। ओके ओके, तो अगर ये आप 100 डेज तक फॉलो कर लेंगे रिगरसली, तो आप आपके प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ जाएंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट जो रहेगा उसकी आप मास्टरी अचीव कर लेंगे। तो होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यू शुड फोकस ऑन सॉल्यूशन माइंडसेट। आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है, और प्रॉब्लम जितनी भी है वहां से आप ये देखना है कि इस प्रॉब्लम से मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूं। तो आपकी लाइफ में आपको सॉल्यूशन माइंडसेट डेवलप करना है, और उसके लिए आपको ये देखना है कि आपके इंटेंशन क्या है। तो आपके इंटेंशन और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे आपको नोटिस करना है, और उस इन्वायरमेंट में आपको ये देखना है कि आप अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में, और उस इन्वायरमेंट में अपने आप को आइडेंटिफाई करके आप कौन कौन से ऐसे यूनिक आइडियाज डेवलप कर रहे हैं, यूनिक टैलेंट्स डेवलप कर रहे हैं, और यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम, आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन है उससे आप बाहर निकल पाए, है ना। एंड आपका जो इन्वायरमेंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके इंटेंशन से। तो इन्वायरमेंट में क्या आता है कि आपका जो घर का इन्वायरमेंट है, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वही आपका जो इन्वायरमेंट रहेगा, वही सराउंडिंग में आप अपना पूरा डे व्यतीत करते हैं, और वहीं से आपकी हैबिट्स बिल्डअप होती है, और उन्हीं हैबिट्स के कारण आप आपकी लाइफ में एक्शंस लेते हैं, और उन्हीं एक्शंस के कारण आप आपके डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, और वहीं से आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है। तो गिव योर बेस्ट इन राइट डायरेक्शन। अगर आपने वहां से आपका राइट डायरेक्शन दिया और चीजों को आपने प्रायोरिटाइज किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में प्रायोरिटाइज करके आपने आपके टाइम मैनेजमेंट को अगर इस ब्लॉक के हिसाब से अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो चीज अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है उसे आपने इमीडिएटली एक्शन में ले लिया, जो चीज अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है उसे आपने शेड्यूल कर लिया, और शेड्यूल करके आपने उसको आगे बढ़ा दिया नेक्स्ट 10 डेज के लिए या नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और कोई चीज ऐसी है जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे आपने डेलीगेट कर दिया, और जो चीज अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आपने एलिमिनेट कर दिया। तो आप आपकी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन के मास्टर हो जाएंगे, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो पूरी तरह से आप डेवलप कर लेंगे। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बढ़िया चार्ट है जो आपको फॉलो करना है। एंड देन आप इस चार्ट को फॉलो करके आपकी जो प्रायोरिटीज है उन्हें आप विजिबिलिटी में लेकर के आए, उसे प्रायोरिटाइज करें अकॉर्डिंग टू अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। मतलब जहां पर आपका टाइम कम कंज्यूम हो रहा है वो टास्क को आप पहले परफॉर्म करें, और जहां पर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है उस टास्क को आप लेटर ऑन परफॉर्म करें, और आपकी प्रायोरिटीज को मतलब अलाइन करें हाई प्रायोरिटीज के हिसाब से और लोअर प्रायोरिटीज के हिसाब से, उसे पूरी तरह से अलाइन करें। और जो मीडियम प्रायोरिटी है उसे आप 10 डेज में करें, डेलीगेट करें, और जो लो प्रायोरिटी है उसे अलाइन ना करें, उसे डिलीट कर दें। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम टाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। आपको जो भी काम करना है वो डू इट नाउ, मतलब आपको वो काम अभी करना है, तभी आप आपकी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने पूरी तरह से इसे कवर किया, और ये चीजें आप आपकी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसमें से अगर आपने 2 या 3% चीजें भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दी, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकल जाएंगे, एंड यू विल एंजॉय योर जर्नी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर।